नाज़रीन, इस वक्त इसराइल पर तीन तरफ से हमले हो रहे हैं। यमन, ईरान और हिजबुल्लाह, तीनों तरफ से इसराइल पर हमले हो रहे हैं। शदीद नौयत की जो बुछाड़ है वो बाकायदा इसराइल पर की जा रही है। बहुत इंटेंस लेवल के अटैक्स आप इसको कह सकते हैं, जिसमें 10-10 मिनट बाद जो है वो कभी इधर मिसाइल गिर रहे हैं, उधर रॉकेट्स गिर रहे हैं, उधर ड्रोन्स गिर रहे हैं। तल अवीव, सेंट्रल इसराइल, साउथ इसराइल, नॉर्थ इसराइल, और जो परसेंटेज है पेनिट्रेशन की वो बहुत हाईएस्ट लेवल के पर है। जिन जिन एरियाज को निशाना बनाया गया है ईरान और उसके इत्तेहादियों की जानिब से, वो सारे के सारे इस वक्त निशाना बन रहे हैं। जो रिपोर्ट्स आ रही है, तल अवीव में गिर रहे हैं, हाइफा में गिर रहे हैं, सेंट्रल इसराइल में गिर रहे हैं, बिल्डिंग्स तबाह हो रही हैं, फैक्ट्रीज को निशाना बनाया जा रहा है, स्ट्रेटेजिक जो साइट्स है उनको निशाना बनाया जा रहा है, हैवीएस्ट कैजुअलिटीज हो रही है। यानी अजीबो गरीब माहौल इस वक्त इसराइल के अंदर बना हुआ है। ये सबसे आप कह लें कि शदीद तरीन रिस्पॉन्स इस वक्त यमन, हिजबुल्लाह और ईरान की जानिब से एक साथ इसराइल पर दिया जा रहा है। तल अवीव और बाकी शहर जब इस वक्त धमाकों से गूंज रहे हैं। ये तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी तरफ IAEA, इंटरनेशनल इदारा जो कि एटॉमिक एनर्जी से मुतल्लिक है, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को मॉनिटर करता है, उसकी जानिब से पहली बार वो कोई थोड़ा सा बोला है। वगरना IAEA के चार्टर के मुताबिक अगर किसी न्यूक्लियर साइट के ऊपर अटैक होता है तो वो कंडेम किया जाता है, लेकिन IAEA ने आज तक उसको कंडेम नहीं किया। फिर ये ईरानी साइंसदानों के नाम जो है वो मुसाद को देता रहा है, ये ईरान का एक्विजिशन है। तो IAEA पहली बार बोला है और इसने कहा है कि ईरानी न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमले बंद किए जाएं, और उन्होंने कहा कि अगर बुशैर न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक किया गया तो इससे रेडिएशन निकलेंगी और इसके असरात ईरान और बियॉन्ड होंगे, बाकी मुल्कों तक जाएंगे। इसलिए हम आखिरी बार ये खबरदार कर रहे हैं कि वो एक ऐसी तबाही होगी जिसको फिर रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि IAEA ने वार्न किया है, उसको भी बोलना पड़ा है। असल में जो प्रेशर आ रहा है ना, वो एक तो खुद देखें, ईरान अपनी चीजें असर्ट करवा रहा है, ईरान मनवा रहा है। दूसरी बात यह है कि रशिया और चाइना से इस पर बहुत प्रेशर आ रहा है। अभी इसका जो चीफ है वो गया हुआ था चाइना, और उसने वहां पर यह बयान देकर आया है कि अगला न्यूक्लियर गारंटर जो है वो चाइना है, ग्लोबल न्यूक्लियर सिक्योरिटी का गारंटर जो है वो चाइना होगा, क्योंकि अमेरिका तो खुद न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक कर रहा है। वो कैसे न्यूक्लियर गारंटर जो है वो दुनिया का बन सकता है? तो अगर न्यूक्लियर हथियारों का फैलाव रोकना है, जो कि शायद अब रोका नहीं जा सकता, लेकिन अगर कोई फ्रेमवर्क बनना है और बनना चाहिए, न्यूक्लियर हथियार किसी के फायदे में नहीं है, इंसानियत के फायदे में नहीं है, लेकिन फिर जो खुफिया लेकर बैठे हुए हैं और जो न्यूक्लियर साइट्स पर आकर अटैक करते हैं, उन मुल्कों पर अटैक करते हैं जो NPT के नुमाइंदे हैं, जो मेंबर हैं, उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं, और उन मुल्कों से जो खुद NPT के मेंबर नहीं है। तो फिर अगर कोई हल निकाल सकता है तो चाइना। और दूसरा, रशिया से प्रेशर आ रहा है IAEA के ऊपर। ये क्या तमाशा है कि तुम जब वो कोई स्टांस ही नहीं ले रहे हो, तो रशिया चाइना का प्रेशर, ईरान अपनी बात मनवा रहा है, डंडा देकर मनवा रहा है। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उन्होंने बंद कर दिया। तो ये पहली बार बोला। लेकिन जो सबसे बड़ा बॉम्बशेल गिराया गया है, और इस वक्त समझ लें कि पूरी दुनिया में हलचल मच गई है, वो सऊदी अरेबिया ने बॉम्बशेल गिराया है। और ईरान की जो स्ट्रेटजी है वो इफेक्टिव साबित हुई है। और जब अभी 24 घंटे बाकी रह गए हैं, जो ट्रंप की सो कॉल्ड धमकियां हैं और उसका जो जनूनियत है उसको प्रोसीड करने के हवाले से, तो बहुत मुश्किल हो गया है जंग को जारी रखना। और इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि ये अमेरिकन एम्पायर और अमेरिकन इकोनॉमी को अपने साथ बहा ले जाएगी। ऑलमोस्ट नामुमकिन हो गया है जंग को जारी रखना। नाज़रीन, सऊदी अरेबिया ने 4 वीक्स कबल जो है ये कहा था कि अगर ईरान की जंग ना रोकी गई तो कैटास्ट्रोफिक रिजल्ट्स आएंगे, असरात आएंगे ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स के ऊपर। ये हमने स्टेटमेंट्स आपके सामने रखी थी। एक बार फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूं। द गार्डियन ये 4 वीक्स पहले की है, कुछ 2 वीक्स पहले की है, कुछ 4 वीक्स पहले की हैं। अरामको जो कि सऊदी अरेबिया की बड़ी कंपनी है, उसने वार्न किया कि ऑयल मार्केट कैटास्ट्रोफिक रिजल्ट्स आएंगे अगर जंग ना रोकी गई और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ना खुला। न्यूयॉर्क पोस्ट, सऊदी अरेबिया वार्न्स ऑयल प्राइसेस कुड स्पाइक टू $180 पर बैरल 2 वीक्स अगो। सऊदी अरेबिया ने वार्न किया कि $180 के ऊपर ऑयल जा सकता है, जंग रोकी जाए या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाया जाए। इसी तरह फिर फोर्ब्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, 24/7, वॉल स्ट्रीट जर्नल, वॉल स्ट्रीट, इन सब ने इन तमाम हेडलाइंस को, सऊदी अरेबिया की वार्निंग को जब वो कोट किया कि
कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे ग्लोबल ऑयल मार्केट के लिए और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए अगर यह सिलसिला खत्म ना हुआ। यह सऊदी अरेबिया की वार्निंग थी। सऊदी अरेबिया ने कुछ देर पहले, कुछ मिनट्स पहले ऑयल बढ़ा दिया है, ठीक है, और इतना ऑयल प्राइसेस बढ़ा दी हैं कि यह सऊदी अरेबिया की तारीख की हाईएस्ट प्राइसेस है। सऊदी अरेबिया $2 के अंदर जो बेच रहा था, अब उसने $19, 2 से 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 7 नहीं, डायरेक्ट 2 से $19 के ऊपर ले गया है। यह सऊदी अरेबिया की तारीख का सबसे ज्यादा हाई प्राइस है। अच्छा, अब जरा इस बात को समझ लीजिए, पूरी दुनिया में इस वक्त जो खलबली मच गई है, इसको जारी रखना जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो इंपॉसिबल हो गया। अब जरा इस बात को समझिए कि सूरत हाल है क्या। सऊदी अरेबिया जो है वो अरब लाइट ऑयल प्रोड्यूस करता है और बेचता है। अरब लाइट इसका नाम है। ये समझ लें कि जो क्रूड ऑयल है, जो रॉ मटेरियल है, ये समझ लें कि रॉ के अंदर जो है ना ये ऑयल है। इसको फिर जो बायर्स हैं, जैसे चाइना में बड़ी रिफाइनरीज लगी हुई हैं, इंडिया के अंदर बड़ी रिफाइनरीज लगी हुई हैं, तो वो क्या करती हैं, इसको रिफाइन करके फिर आगे बेचती हैं। इसी में से इसका नाम अरब लाइट है, इस रॉ मटेरियल ऑयल का नाम। इसी में से फिर आगे पेट्रोल बनता है, इसी में से आगे डीजल बनता है, इसी में से आगे जेट फ्यूल बनता है, इसी में से आगे मोटर ऑयल बनता है, लुब्रिकेंट्स बनते हैं। यानी ये उन्होंने एक रॉ मटेरियल दे दिया और आगे रिफाइनरीज लगी हुई हैं, सो उन्होंने अपने हिसाब से उसको पेट्रोल में कन्वर्ट कर लिया, डीजल में कर लिया, एंड बाकी ऑयल प्रोडक्ट्स के अंदर जब उन्होंने कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, एक तो ये बात होगी कि इसकी प्राइस इन्होंने 2 से 19 बढ़ा दी है। अच्छा, अब सऊदी अरेबिया जो है, ये मिडिल ईस्ट के अंदर जितना ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है उसकी जो प्राइस है वो सऊदी अरेबिया तय करता है। अगर अरामको ने प्राइस बढ़ा दी या कम कर दी तो बाकी सारे भी उसी को फॉलो करेंगे। मिडिल ईस्ट से दुनिया का 9 मिलियन बैरल ऑयल जो है वो प्रोड्यूस होता है, और इसके ऊपर एशियन इकोनॉमीज खास तौर पर खड़ी हुई हैं। ज़ाहिर है पूरी दुनिया की इकोनॉमी खड़ी हुई है, लेकिन एशिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज, जापान, चाइना, ये वो सारे, वो इस इकोनॉमी के ऊपर, इस ऑयल के ऊपर खड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो सऊदी अरेबिया ने बढ़ा दिया, दैट मीन्स के कुवैत भी बढ़ाएगा, दैट मीन्स के बहरीन भी बढ़ाएगा, दैट मीन्स के इराक भी बढ़ाएगा, ऑल अदर्स वो सब के सब बढ़ाने जा रहे हैं। यानी सऊदी अरेबिया की अहमियत है कि सऊदी अरेबिया ने बढ़ा दिया, तो वो जो 9 मिलियन बैरल प्रोड्यूस होता है मिडिल ईस्ट में ऑयल, जिसके ऊपर दुनिया की इकोनॉमी खड़ी हुई है, वो सब का सब बढ़ेगा। अच्छा, अब ये जो दूसरी ऑयल प्राइसेस हैं जो आप रोज सुनते हैं, हम आपको बता रहे होते हैं कि ये $100 से ऊपर चला गया, ये अब 110 के ऊपर है, ये $180 चला जाएगा फी बैरल, उसका और इसका क्या मामला है। अच्छा, अब ये जो उसको कहते हैं ब्रेंट क्रूड ऑयल, अब इसको हम बहुत सादा अल्फाज में जल्दी के साथ आपके साथ शेयर करते हैं। ये जंग अब बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई और अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा अमेरिका के लिए इसको जारी रखना, और दुनिया फोर्स करेगी अमेरिका को कि जंग को रोको। ये जो आप सुनते हैं ना कि $180, 180 बैरल, 108 बैरल, जो रूटीन की प्राइस आप डेली सुन रहे होते हैं, इसको कहते हैं ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइस। ये असल में एक इंटरनेशनल बेंचमार्क है ऑयल प्राइसेस का। यानी इसके नाम के ऊपर ना जाएं, इसको बस ये समझे कि ये एक आलमी कीमत है ऑयल की। अगर नाइजीरिया ने अपना ऑयल बेचना है तो वो ये देखेगा कि भाई आज ऑयल की प्राइस ये है, उसके मुताबिक वो अपना प्राइस जब वो थोड़ा ऊपर नीचे एडजस्ट करके उस हिसाब से बेचेगा, ठीक है। ये ओवरऑल इंटरनेशनल प्राइस है। अच्छा, अब ये जो यानी अरामको ने जो तय किया है और अरामको के साथ फिर बाकी रीजन लिंक है, तो इनकी प्राइसेस जो हैं वो डायरेक्टली लिंक है उन आलमी ब्रेंट ऑयल की प्राइसेस के साथ, यानी जिसको आप आलमी प्राइस कहते हैं उनके साथ इनकी प्राइसेस डायरेक्ट लिंक है। अगर ये बढ़ा देंगे अपनी प्राइसेस तो जो आलमी कीमत है वो बराह रास्त डायरेक्टली बढ़ जाएगी, ठीक है ना। और इसलिए जो ही सऊदी अरेबिया ने ये अनाउंस किया है, तो लाइट ही आ रही है, जो ही सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया है तो ब्रेंट क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो 17% अचानक ऊपर चली गई, 17% अचानक ऑयल ऊपर चला गया है। और अब सऊदी अरेबिया ये वार्न कर रहा है कि ये ऑयल $120 फी बैरल या 150, और इवन अगर ये अप्रैल में जंग जारी रही और ये मई में हम दाखिल हो गए तो ये $180 फी बैरल ऑयल हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं, यानी दो चीजें हैं, एक है अरामको जो रॉ में जो है वो ये तेल बेचती है, उन्होंने $2 से बढ़ाकर 19 कर दिया है,
तो इसके बरह रास्त असरात जो है वो आलमी जो कीमत है उसके ऊपर होने जा रहे हैं। ठीक है, और इतना ज्यादा अचानक उन्होंने बढ़ा दिया सऊदी अरेबिया की तारीख का। और सऊदी अरेबिया ने बढ़ा दिया तो यानी मिडिल ईस्ट का जो ऑयल है इस वक्त दुनिया का महंगा तरीन ऑयल हो चुका है। भाई ऑयल तो अमेरिका में भी प्रोड्यूस हो रहा है ना, कनाडा में भी हो रहा है, बाकी ये जो नॉर्थ सी है, अटलांटिक सी, वहां पर भी प्रोड्यूस हो रहा है, और भी मुल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं अफ्रीका में आगे पीछे। मिडिल ईस्ट का जो ऑयल है, जो एशिया के अंदर, एशिया का 80% जो ऑयल है वो मिडिल ईस्ट से आ रहा है। तो एशिया का इस वक्त मिडिल ईस्ट का जो ऑयल है वो दुनिया का सबसे महंगा तरीन ऑयल बन चुका है। तो इसके ओवरऑल असरात पूरी दुनिया का जो ओवरऑल बेंचमार्क प्राइस का है उसके ऊपर पड़ने जा रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि इनके अनाउंसमेंट के फौरी बाद 19% जो है, सॉरी 17% जो है वो फौरी उन्होंने बढ़ा दिया। तो अब सऊदी अरेबिया ने खुद ये कहा है कि ओवरऑल जो दुनिया की प्राइसेस हैं वो 120, 126, 150 और 180 तक जब जाने वाली है। सऊदी अरेबिया रेज्ड प्राइसेस टू रिकॉर्ड प्रीमियम एज वॉर हिट्स मार्केट्स। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर सऊदी अरेबिया हिट्स रिकॉर्ड ऑयल प्रीमियम एज हुर्मुज़ क्राइसिस एस्केलेट। आपको बताया सबसे ज्यादा ऑयल यहां से किधर जा रहा है, इंडिया एंड चाइना। वहां पर जो रिफाइनरीज लगी हुई हैं वो इस ऑयल को प्रोसेस करती हैं, प्रोसेस करके रिफाइन करके फिर आगे बेचती हैं या अपने मुल्क में इस्तेमाल करती हैं। तो एशिया और फिर बाकी सारी दुनिया इससे जो मुतासर होने जा रही है। हाईएस्ट एवर रिकॉर्डेड इन सऊदी प्राइसिंग। और कुवैत, इराक, दे ऑल जो है वो इसको प्राइसेस को ऊपर लेकर जाने वाले, क्योंकि मिडिल ईस्ट की प्राइस का बेंचमार्क जो है वो सऊदी अरेबिया। अच्छा, खुद सऊदी अरेबिया जो बता रहा है अगर ये अप्रैल तक, ये अप्रैल के अंदर ये जंग जारी रही और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहा तो ये कहां पर जाएगा, कुड गो टू $180 पर बैरल। मुझे बताइए ये दुनिया की इकॉनमी कैसे चलेगी और अमेरिकी इकॉनमी कैसे चलेगी। अच्छा, 180 खुद सऊदी अरेबिया की मैंने सबसे पहले आपको पुरानी वार्निंग्स दिखाई हैं और आज उन्होंने वो कर दिया। तो आज ही वो ये कह रहे हैं कि 180 पे जाने वाला ओवरऑल ऑयल, $180 फी बैरल। क्या दुनिया 180 के लिए तैयार है? और जो ब्लैक रॉक के सीईओ हैं उन्होंने कहा कि अगर 150 के ऊपर ऑयल चला गया तो समझ लें कि ये जो डॉलर है ये कागज का टुकड़ा जो बन जाएगा और अमेरिकन इकोनॉमी इसको जो बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा, ये जो सारा ऑयल इस वक्त सऊदी अरेबिया बेच रहा है ये थ्रू रेड सी बेच रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से तो जा नहीं रहा है। ये उससे रेड सी से, बाबुल मंदब से ये ऑयल गुजर रहा है। तो अब अगली बात सुन लें, बाबुल मंदब भी तो बंद हो सकता है ना भाई। बाबुल मंदब किसी भी वक्त बंद हो सकता है, अभी अगले घंटे हो सकता है, या फिर अगर अमेरिका ने अटैक कर दिया जो ये सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तो उसके बाद फौरी बंद हो जाएगा। फिर ऑयल किधर जाएगा? यानी इतना तो उन्होंने बढ़ा दिया ना, फौरी बढ़ा दिया ना, अगर ये उधर से भी बंद हो गया तो फिर ऑयल किधर जाएगा? तो इसलिए अब ये जंग जब वो बिल्कुल गले पड़ चुकी है एम्पायर के और दुनिया अब ये देख रही है कि ये उनके लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो ये यानी ईरान इस लम्हे का इंतजार कर रहा था कि दुनिया देख ले कि ईरान के साथ जंग करने का नतीजा क्या होगा, और अमेरिका और उसके इत्तेहादी उस कॉस्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे जो ईरान बदले में करेगा। ठीक है ना, ये कॉस्ट है जो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को पे करना पड़ रही है। तो ये वो वन ऑफ द स्टेज थी जो ईरान ने अचीव कर ली है कि वो ऑयल प्राइसेस को इतना ले जाए। और IRGC ने कह रखा है कि हमारा जो टारगेट है वो $200 फी बैरल है, $200 फी बैरल, वो उनका टारगेट है। तो ये वन ऑफ द स्टेज उन्होंने अचीव कर ली है कि उन्होंने दुनिया के ऊपर वाज़ेह कर दिया कि कितनी ज्यादा कॉस्ट होगी ईरान को तबाह करने की। और इनकी एक बेफजूल जंग, लाहासिल जंग जो घमंड के ऊपर मुबनी है, जुल्म और बर्बरियत और सफाकत के ऊपर मुबनी है, अगर दुनिया इनके खिलाफ खड़ी ना हुई तो फिर ये कॉस्ट है उसकी। तो अब मैं आपके सामने जब वो बाकी हेडलाइंस शेयर करता हूं, जो ईरान ने बहुत बड़े हमले किए हैं, ईरान, लेबनान और यमन से इजरायली मीडिया के मुताबिक इस वक्त यके बाद दीगरे अटैक्स हो रहे हैं, एक के बाद एक, इधर एक मिसाइल आ रहा है, एक उधर से आ रहा है, इधर से ड्रोन आ रहा है, उधर से आ रहा है। IRGC ये बता रहा है कि हमने नॉर्थ और साउथ तल अवीव में जो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स है उनको निशाना बनाया है, हाइफा के अंदर जो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स है उनको निशाना बनाया है, केमिकल कंपनीज और फैक्ट्रीज जो साउथ में हैं वो हमने आपको बताया हुआ है कि सारा एक साउथ में इंडस्ट्रियल जोन है, एक नॉर्थ में। तो साउथ में ये इनकी सारी केमिकल फैक्ट्रीज हैं और वहां पर ईरान ने जो अटैक किया, क्योंकि इजराइल ईरान की फैक्ट्रीज को हिट कर रहा है। एक इजरायली और बहरी जहाज को पर्शियन गल्फ में हिट किया गया है, UAE के बंदरगाह के करीब। तो ये ऐसा लगता है कि कोई इजरायली जहाज यहां पर ज़ाहिर पहले से आए हुए थे
तो वो फंसे हुए हैं, तो एक एक को जो ईरानी इंटेलिजेंस है वो लोकेट कर रही है कि ये जहाज इजराइल का, ये एक एक करके उन तमाम जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। एक और बहुत बड़ा अटैक किया ईरान ने। यूएई एंड इजराइल की एक ज्वाइंट ड्रोन प्रोडक्शन फैसिलिटी है। यूएई एंड इजराइल की एक ज्वाइंट ड्रोन प्रोडक्शन फैसिलिटी है, फैक्ट्री है यूएई के अंदर, उसको ईरान की जानिब से निशाना बनाया गया। ठीक है, ये आप देखेंगे दोनों के ज्वाइंट वेंचर्स, और उसको ईरान ने जब वो हिट किया है। इजरायली मीडिया देखिए, ईरान टारगेटेड सेंट्रल इजराइल फॉर द सेकंड टाइम इन लेस देन 10 मिनट्स। ये वहां पर हालत है कि अभी वो पहला हमला हुआ है, और ये जितने हमले इस वक्त रिपोर्ट हो रहे हैं, हर जगह पर आगे मिसाइल जाकर हिट कर रहे हैं, हर जगह पर हिट कर रहे हैं। हेड को थोड़ा सा इधर करें फेस। तो अब ये दूसरा हमला सेंट्रल इजराइल पर, सेकंड टाइम इन लेस देन 10 मिनट्स, 10 मिनट के अंदर दूसरा हमला हो रहा है। और ये यही सूरत हाल इस वक्त, यानी इंतहाई इंटेंस लेवल है। बस हमले हुए चले जा रहे हैं, सायरन्स बज रहे हैं, धमाके हो रहे हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक आज पिछले 12 घंटों में 8वां ये हमला है, 7वां हमला है जो किया जा रहा है। 12 घंटों के अंदर ये 7वां हमला है जो ईरान से लॉन्च हुआ है, यानी 7वीं वेव है। चूंकि हर वेव के अंदर उन्होंने बहुत सारे बराजेस शामिल किए होते हैं। इसके अलावा अशदोद और एश्कलोन का जो एरिया है, इसको अटैक किया गया है। और बनी बराक में, तल अवीव में, यहां पर जब शार्पनल्स गिर रहे हैं, बनी बराक में, तल अवीव में, ये तल अवीव और उसके बिल्कुल साथ ये बनी बराक है, ये सेंट्रल इजराइल का एरिया है, बनी बराक, यहां पर अटैक हुआ है। सेवरल रिपोर्ट्स ऑफ रॉकेट शार्पनल फॉलिंग इन सेंट्रल इजराइल। इजरायली मीडिया की ये सारी रिपोर्ट्स हैं, इधर गिर रहे हैं, उधर गिर रहे हैं, ये हैरान कुल लेवल है। और इजरायली एम्बुलेंसेस, वी रिसीव्ड अ रिपोर्ट ऑफ ड्रोन फॉलिंग नियर रमोन एयरपोर्ट इन द साउथ। बेन गोरियन के अलावा दूसरे एयरपोर्ट्स अंडर अटैक है। और फिर इजरायली मीडिया, रिपोर्ट्स ऑफ सेवरल रॉकेट्स फॉलिंग इन सेंट्रल इजराइल, यानी मिसाइल हिट किए हैं, इधर उधर से खबरें आ रही हैं, वहां भी गिर गया, वहां भी गिर गया, वहां भी गिर गया, ये सूरत हाल है। और बेन गोरियन के करीब गिरे हैं। और इसी दरमियान जो है वो एम्बुलेंसेस को भेजा जा रहा है। अब मिसाल के तौर पे रिशोन का एरिया है सेंट्रल इजराइल का, इधर भेजा गया है। तो एक अजीब व गरीब सूरत हाल है कि इधर एम्बुलेंसेस जा रही हैं, उधर जा रही हैं, उधर जा रही हैं। इजरायली मीडिया, देयर इज अ फियर कि बहुत सारी बिल्डिंग्स कोलैप्स हो सकती हैं रमत गान के अंदर, चूंकि यहां पर मिसाइल हिट किया था, तो उसकी जो सराउंडिंग बिल्डिंग्स हैं उनके बारे में यह खतरा है कि वो कोलैप्स कर सकती हैं। अच्छा, ये फेस किया था गजा वालों ने, मिसाइल अटैक करता था, बम वहां पर गिरते थे, तो एक बिल्डिंग तबाह हो गई या एक साथ 10 बिल्डिंग्स तबाह हो गई, तो उनके साथ जो बाकी बिल्डिंग्स हैं जो अभी जमीन बोस नहीं हुई, लेकिन उनके बारे में यह खतरा होता था कि ये एकदम से कोलैप्स ना कर जाए हमले के बगैर ही। तो वहां पर ऐसे वाकयात हुए भी सही कि फ़लस्तीनी उसमें मौजूद थे, लेकिन वो हमले के बगैर ही कोलैप्स कर गई क्योंकि उनकी बुनियादें नीचे से हिल चुकी थी। ये आज पहली बार इजरायली फेस कर रहे हैं। हिजबुल्लाह बता रही है कि हमने 75 किलोमीटर डीप इनसाइड जाकर उनकी अहम तरीन बेसिस को निशाना बनाया है। और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने बताया है कि शरीफ यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी की जो है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इन तेहरान, इसको निशाना बनाया गया है और बहुत जल्द इसका जवाब भी हम देंगे। और न्यूयॉर्क टाइम ने बताया है कि वो जो 2 पायलट थे जख्मी हालत के अंदर हैं और जख्मी हालत में उनको ले जाया गया है जर्मनी के अंदर इस वक्त जब उनका इलाज हो रहा है। और मीनवाइल यूरेनियम के हवाले से मजीद तस्दीक आ रही है कि यूरेनियम उठाने का ऑपरेशन किया गया था अमेरिका की जानिब से और वो बुरे तरीके से फेल हुआ। यूरेनियम हाइस्ट यानी यूरेनियम की चोरी आप कह सकते हैं। फेल्ड यूएस ऑपरेशन एम्ड एट टू सीज ईरान स्टॉकपाइल। मकसद ईरान का यूरेनियम स्टॉकपाइल उठाना था। इतना बड़ा ये डिजास्टर हुआ है, इन्होंने पायलट के चक्कर में कहा कि ये भी हम ऑपरेशन कर लें ताकि हम बड़ी विक्ट्री जब क्लेम कर सकें, वो बहुत बुरे तरीके से फेल हुआ और इतना ज्यादा नुकसान भी इनका वहां पर हुआ है। IAEA की स्टेटमेंट जरा सुन लें। IAEA सेज के स्ट्राइक्स नियर ईरानियन न्यूक्लियर प्लांट मस्ट बी स्टॉप। फौरी तौर पर ये हमले रोके जाएं। बुशैर प्लांट के ऊपर हमला पोज अ वेरी रियल डेंजर टू न्यूक्लियर सेफ्टी एंड मस्ट स्टॉप। और यहां से स्वेयर
रेडियोलॉजिकल एक्सीडेंट हो सकता है, इसके हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे ईरान के लिए और ईरान से बियॉन्ड। असल बात तो यह ना कि ईरान से बियॉन्ड, ईरान तो फिर सिर्फ ईरान को नुकसान होता तो फिर ये पता नहीं क्या कुछ कर चुके होते। मसला यह है कि अब बाकियों का भी नुकसान होगा। तो IAEA ने यह वार्न कर दिया है। कतर के प्राइम मिनिस्टर जो हैं इन्होंने वार्न किया है कि वाटर, फूड और एनर्जी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं होना चाहिए। अब ये ज़ाहिर मेरे ख्याल से अपने मुल्क के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारे ऊपर इस तरह का अटैक ना करे, तो इसका मतलब यह है कि कोई खतरा है तो वो ये बात कर रहे हैं ना, खतरा है तो वो ये बात कर रहे हैं कि वाटर, फूड और एनर्जी इसके ऊपर अटैक ना किया जाए। और कतर के प्राइम मिनिस्टर और नॉर्वे का जो आपस में रब्ता हुआ है, नॉर्वे इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो इस वक्त सबसे ज़्यादा गैस आ रही है यूरोप को, वो नॉर्वे से आ रही। सो नॉर्वे एंड कतर का आपस में रब्ता हुआ है। तो ये इस वक्त की काफ़ी गैर मामूली नौयत की जो डेवलपमेंट्स है वो सामने आ रही हैं, काफ़ी डेंजरस हैं। अब कोशिशें भी एक जारी हैं कि जंग को रुकवाया जाए और एक जो मैड मैन है उससे दुनिया को बचाया जाए। देखिए अब तो एक आलमी जंग के बिल्कुल वाजे है ना, दुनिया को नज़र आ रही है कि भाई ये हो सकती है। गजा में जो वायलेंस हो रहा था उस वक्त भी देखने वाले देख सकते थे कि ऐसे वायलेंस को आप दुनिया में अलाउ करके अमन और शांति के फूल यहां से निकलेंगे। यहां पर आप ऐसे वायलेंस और जेनोसाइड को अलाउ कर रहे हैं, यहां से अमन और शांति के फूल निकलेंगे। इस रीजन में क्या अमन और खुशहाली होगी? ऐसे वायलेंस के ऊपर आप अपनी आंखें और कान बंद करके बैठे हुए हैं। तो ये तो देखने वाले उस वक्त भी देख सकते थे कि जब दुनिया में इस नौयत का कोई जुल्म हो रहा होता है और सब दुनिया अपनी आंखें बंद कर लेती है तो उसके असरात सब पर आते हैं। तो ज़रूरत सब्र की है कि इन ताकतों को अभी भी रोका जाए और अकाउंटेबल ठहराया जाए जो जुल्म और क्राइम्स उन्होंने गजा में किए हैं, लेबनान में और ईरान में और यमन में। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर किया। हमने राज रोका करें। अल्लाह हाफ़िज़।